ये स्पष्ट हो गया कि इस बार जनता उस झांसे में आने वाली नहीं है। धुरंधर नेताओं ने जो है ट्वीट कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इनको बड़ा नेता कहना, क्योंकि जो जो जमीन से कट गए हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये बड़े नेता हैं। इनको जनता ने पहले ही खारिज कर दिया है। डरा कर धमका कर लेकर के गए हैं और उनको ये धमकी दी गई है कि उनको झूठे मामलों में जेल भेज देंगे। दूसरा मुद्दा ये था कि यहाँ मूल निवास और भू कानून का मुद्दा था, उससे भी किसी ने बातचीत नहीं की। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। उसने जो तैयारियां की, अब तैयारियां करना। तो आप ऐसा नहीं पेश कर सकते कि अगर आप नाराज हैं तो नोटा दबा दीजिए। नोटा का प्रचार आप जो कोई नहीं करता, कोई भी राजनीति। नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली, उत्तराखंड टाइम में आपका स्वागत है। और आजकल हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव की चर्चा, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और सब लोगों की निगाहें 4 तारीख पे टिकी हुई कि किसके सिर पे सेहरा सजेगा सत्ता का। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमरिंदर बिष्ट जी, जो छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आए हैं और आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रेम भाई, आपका भी और आपके चैनल का। आपने मुझे अवसर दिया कि अपनी पार्टी की बात को लेकर के मैं आपके चैनल पर कुछ बात कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ही बात करनी है। और बात यह है कि 400 पार होने वाला है 2000 जो 24 का चुनाव है, 21वीं सदी का जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है, 400 पार होने वाला है। शायद मुझे लग रहा है कि आज़ादी बाद का ये पहला ऐसा नारा है। किसी को भी दिन में सपने देखने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे सपने देख सकती है और उनको देखने चाहिए। और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि भारत की जनता ने कैसा जनादेश दिया है। और भारत की जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि इंडिया के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं, इस बार पूरे देश में राम राज की बात की गई है, गारंटी की बात की गई है और 400 पार की बात इतने कॉन्फिडेंस से की गई है। और कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी पार्टी है और तमाम जो पार्टियां हैं, उनका कोई इस तरह का कोई नारा नहीं था। तो क्या सभी राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी की पार्टियां हैं, विशेषकर कांग्रेस जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, उनके पास भी कोई ऐसा नारा नहीं था। तो ऐसा लगता है कि क्या कमज़ोर हो गए हैं या राजनीति में वो नए तरीके से आने पाने सामने? देखिए, जब इस देश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उससे पहले जो पूरा माहौल था वो ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। लेकिन उसके बाद जब चुनाव शुरू हुआ और खासकर पहले चरण का जो चुनाव हुआ, उसके बाद एकदम से पूरे देश को ये लग गया कि पूरे देश का माहौल बदला हुआ है। और जिन भावनात्मक मुद्दों पर, जिन धार्मिक मुद्दों पर, जिन कथित राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जनता को भ्रमित करती थी, वो ये स्पष्ट हो गया कि इस बार जनता उस झांसे में आने वाली नहीं है। और उसके पीछे का कारण ये था कि जो व्यक्ति ये नारे देता है, वो व्यक्ति 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में चला रहे हैं। उसके बाद उन्होंने, आप देखेंगे कि 2014 की जो उनकी गारंटी थी, जो उनके नारे थे, बाद में उन्होंने कहा कि वो नारे नहीं थे, वो चुनावी जुमले थे। तो उसके बाद रोजगार देने का जो सवाल था, उस पर पूरी तरह से जो है सरकार फेल रही। जन भावनाओं से जुड़े जितने भी सवाल थे उनको सरकार पूरा करने में असफल रही। तो 2019 का फिर चुनाव आया। 19 में ही इनको हार जाना था चुनाव, लेकिन 19 में फिर ये हुआ कि अचानक से पुलवामा जैसी एक घटना घटी और उस घटना के बाद राष्ट्रवाद का एक सवाल आया। और जिस तरह से उन्होंने पुलवामा की घटना को राजनीतिक औजार बनाया नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने, तो उसके बाद माहौल बदला और फिर जनता ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उनको वोट दे दिया। लेकिन 2024 का जो ये चुनाव है, इस बार जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 10 सालों से वो ठगे गए हैं, ऐसा उनको लगता है। वास्तव में चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, आपको तो मालूम है ना कि बहुत हुई महंगाई अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई में कई 100% वृद्धि हुई। जो गैस सिलेंडर 416 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार में मिलता था, वो जो है 1122 पर पहुंच गया। और चुनाव से ठीक पहले उसमें थोड़ी सी कटौती करने की कोशिश की। और बहुत सारी चीज़ें थी जिससे जनता को लगा कि
ये छल कर रहे हैं, तो जनता समझ चुकी थी कि इस बार इनको वोट नहीं देना है। अब आपने बात कही कि कांग्रेस को लोग क्यों वोट दें, कांग्रेस ने ऐसा क्या प्रस्तुत किया। तो देखिए, कांग्रेस ने जो 25 गारंटियां, जो 25 विषय रखे हैं, और जिसमें प्रत्येक बहन को प्रति माह 8,500 रुपये का देने का सवाल हो, या 1 लाख रुपए देने का जो सवाल है, या रोज़गार को बेरोज़गार नौजवान को जो है इंटर्नशिप के रूप में उसको बेरोज़गारी भत्ता, और तमाम इस तरीके की जो जनता से जुड़ी गारंटियां हैं, और ख़ासकर जिस तरह की जो तानाशाही सरकार इस देश में चल रही है, और उन्होंने, उनके कई नेताओं ने, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने ये कह दिया कि आप हमको 400 पार दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। तो इस देश में जिस संविधान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, और जो हमारी आत्मा है, जो इस देश की बुनियाद है, सब कुछ जो भारत का संविधान है, तो ये तय हो गया कि यदि ये आएंगे तो संविधान को, खासकर अगर इनको 400 सीटें मिलेंगी, तो ये इस देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। तो देश की जनता को ये हरगिज स्वीकार नहीं है, और इसीलिए बदलते हुए पहले चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और अब हम 7वें चरण में जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में जो जो जनता का जो मूड बता रहा है, अलग अलग तरीके के सेफोलॉजिस्ट के जो अनुमान बता रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि ये 400 पार तो छोड़िए, ये 272 में भी एनडीए आने में इनकी सांसें फूलने वाली हैं। तो उत्तराखंड में ये लागू होगा, जो आप अभी तक इतना जो आपने समझाया, उत्तराखंड की 500 सीटों पे के लागू होने जा रहा है? निश्चित तौर पर कांग्रेस ने उत्तराखंड की 500 सीटों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और उसमें से मैं ये दावा नहीं कर सकता आपके चैनल पर कि हम सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि हम कुछ सीटें यहाँ जीतेंगे, और जिन सीटों पर हम थोड़ा पीछे रह भी जाएंगे, तो आप देखना कि पिछली बार का जो अंतर था, जो वोटों का अंतर था, वो बहुत कम, बहुत मार्जिन बहुत कम रहेगा इस बार उन सीटों पर। आपके तो कद्दावर नेता प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी जैसे धुरंधर नेताओं ने जो है क्विट कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई बार ऐसा लगता है, नेता ऐसे हैं जो भाजपा में चले गए। देखिए, कई बार ऐसा लगता है, आप जानते हैं कि हरीश रावत जी तकरीबन 50 साल से जो है सक्रिय राजनीति में हैं, और प्रीतम सिंह जी भी लगभग 35 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, और 5 बार से लगातार विधायक हैं। पिछली बार लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। तो कई बार वरिष्ठ नेताओं को ये लगता है कि नई जो पीढ़ी है, नए जो लोग हैं, उनके लिए रास्ते खोलने चाहिए, दूसरे के लिए रास्ते खोलने चाहिए, पार्टियों के अंदर भी और जनप्रतिनिधित्व के लेवल पर भी उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये मंशा थी कि कुछ नई लीडरशिप डेवलप हो, और यदि वो पीछे हुए हैं तो उसके बाद एक नई लीडरशिप डेवलप हुई है। आप हरिद्वार का आप देखेंगे तो हरिद्वार में एक नए कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अवसर मिला। टिहरी में जोत सिंह उनसोला जी, जो राजनीति से, जिन्होंने लगभग वो क्रिकेट के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनको अवसर मिला। और प्रकाश जोशी वहाँ पर कुमाऊं वाली सीट पर, नैनीताल अल्मोड़ा वाली सीट, नैनीताल उधम सिंह नगर वाली सीट पर हमारे ऐसे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अवसर मिला। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि बड़े जो कद्दावर नेता थे, उन्होंने काम करना स्वीकार किया, उन्होंने नई लीडरशिप को डेवलप करने का काम किया। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जब यहाँ राज्य का चुनाव होगा, तो एक बड़ी 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 लीडरशिप हमारे पास नई तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार यही कहते हैं कि इनके बड़े कद्दावर नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और जो और मुख्य धारा के जो कांग्रेस के जो नेता थे वो भाजपा में सम्मिलित हो गए। विजय पाल सजवाण, दिनेश अग्रवाल, और भी जो 2-4 नाम और हैं, राजेंद्र सिंह भंडारी, ये तमाम लोगों ने एक रात में पार्टी छोड़ करके भाजपा में सम्मिलित हो गए। तो इसका अर्थ तो यही होगा ना कि आपकी 500 सीटों पे क्या परफॉर्मेंस रहेगी जो 4 तारीख को सामने आने वाला है। देखिए, विजय पाल सजवाण जी लगातार 2 चुनाव हारे हैं, दिनेश अग्रवाल जी लगातार 2 चुनाव हारे हैं। तो इनको बड़ा नेता कहना, क्योंकि जो जमीन से कट गए हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये बड़े नेता हैं। इनको जनता ने पहले ही खारिज कर दिया है, पहली बात तो ये है। और इस तरीके के बहुत सारे नेता हैं। आप देखेंगे प्रेम भाई कि बीजेपी में कौन लोग गए कांग्रेस से या किसी अन्य पार्टी से, ज़्यादातर कौन लोग गए जिन पर भारतीय जनता पार्टी
आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार के, या जिन पर कुछ भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी, वही लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता, ऐसा कार्यकर्ता जो पाक साफ है, वो कभी उसने भारतीय जनता पार्टी में जाना तो दूर की बात है, उस तरफ झांकने की भी कोशिश नहीं की। आपने एक और नाम लिया राजेंद्र भंडारी का। निश्चित तौर पर वो मौजूदा विधायक थे, और उनके जाने का जो आप देखेंगे पूरा उस प्रक्रिया में आप जाइए कि चंद घंटे पहले वो कांग्रेस की कैंपेन में जो है मोदी सरकार को और अनिल बलूनी जी को ललकार रहे हैं, और चंद घंटे बाद उसी उन्हीं कपड़ों में, उनको कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला, उन्होंने पार्टी बदल दी। तो उसके पीछे का कारण क्या है आप देखिएगा। उनके पीछे का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी को लगातार परेशान कर रही थी। लगातार 2 बार उनको एक बहुत पुराने मामले में उनको 2 बार बर्खास्त कर चुकी थी, और इसलिए इनको भी परेशान कर रही थी। तो इसलिए परेशान होने के कारण उन पर दबाव बना करके, डरा करके, धमका करके भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर के गई है। तो किसी कार्यकर्ता को, किसी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करके ही भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। तो आपका आरोप तो ये है कि डरा करके ले गए सभी को। निश्चित तौर पर सबको डरा कर, धमका कर लेकर के गए हैं, और उनको ये धमकी दी गई है कि उनको झूठे मामलों में जेल भेज देंगे। तो इस कारण से जो है कुछ लोग गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक आध ऐसा कार्यकर्ता होगा जो मनमर्जी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो आपको नहीं लगा कि इस बार जो चुनाव हुए हैं, कोई राज्य का कोई मुद्दा नहीं था? सब लोगों ने अपनी बात की है। इधर से एक गारंटी की बात हुई है, उधर दूसरी प्रतिद्वंदी जो पार्टियां थी उनकी तरफ से कोई मुद्दा नहीं था। और कांग्रेस, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 पत्रकारों को से बातचीत की है, बहुत सीनियर पत्रकार हैं उत्तराखंड। उन्होंने ये बोला कि इस दौरान का जो चुनाव था बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव था। किसी भी राजनीतिक दल ने जो है कोई मुद्दा नहीं उठाया। उत्तराखंड के 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे। अंकिता हत्याकांड का पूरा खुलासा हो चुका, उस मुद्दे पे भी किसी ने काम नहीं किया। दूसरा मुद्दा ये था कि यहाँ मूल निवास और भू कानून का मुद्दा था, उस पर भी किसी ने बातचीत नहीं की। तो कैसे भरोसा किया जाएगा? इसका मतलब मुद्दा विहीन चुनाव इस बार लड़ा गया है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। गणेश गोदियाल जी का आप चुनाव का पूरा कैंपेन देख लीजिए, आप फेसबुक खोलिए, उनके पेज को खंगालिए। वो हर समय अंकिता भंडारी का जो सवाल था, उनकी हत्या का जो सवाल था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और पदाधिकारी शामिल थे, उसको लेकर के वो लगातार मुखर रहे। अंकिता, उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मैं अंकिता भंडारी का जो पहाड़ की बेटी का उनकी हत्या हुई और उसके बाद उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उस सवाल को लेकर के मैं आपके बीच में हूँ। तो अंकिता भंडारी को लेकर के पहली बात, और दूसरा अग्निवीर का जो मुद्दा था वो बहुत बड़ा था, और उसको कांग्रेस ने न केवल पौड़ी में बल्कि सारी सीटों पर उसने काम किया उस मुद्दे ने। और पूरे देश में घोषणा पत्र में भी, जो कांग्रेस का मुख्य घोषणा पत्र है पूरे देश में, उसमें अग्निवीर का मुद्दा पहले स्थान पर था। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में अग्निवीर के मुद्दे पर पूरी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने उसको बहुत प्रमुखता के साथ उसको फैलाया। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता अग्निपथ और अग्निवीर का जो ये मसला है उसको लेकर के वोट भी करेगी। बिश जी, आपने भी चुनाव लड़ा है और आपके भी चुनाव लड़ने के बड़े अनुभव रहे हैं, और बार बार आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। और अगर नहीं किया है तो आपके जो प्रतिद्वंदी थे वो तो चुनाव जीत करके आए हैं। अगर वही असर यहाँ लोकसभा चुनाव में रहेगा तो इसका मतलब 5 लोकसभा चुनाव पे आप लोगों की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रहेगी? आप अपने चुनाव को अनुभव सुनाते हुए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि चुनाव का जो विकास के काम होते हैं उनसे कोई बहुत अधिक मतलब होता नहीं है। चुनाव अलग चीज़ है, चुनाव प्रबंधन का काम है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि प्रबंधन के कारण जीतती है या उनको कुछ बढ़त मिलती है तो वो अलग बात है, लेकिन जनता का जो मन है, जनता का जो मूड है, वो बहुत सारे मुद्दे हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बताएं तो अग्निवीर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड से
का जो नौजवान है वो सेना में जब जाता है तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है, वो बिल्कुल। फ़ख्र महसूस करता है कि जी। वो भारतीय सेना का हिस्सा है। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। उसने जो तैयारियाँ की, अब तैयारियाँ करना उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये उत्तराखंड के जो नौजवान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किया, यूँ तो पूरे देश के नौजवान के खिलाफ किया, लेकिन उत्तराखंड के नौजवान इससे बहुत नाराज़ हैं। अंकिता भंडारी की हत्या का जो मामला है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ की जो बेटी है, अब वो गाँवों में, कस्बों में या शहरों में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, और उसमें किस तरह से राजनीतिक संलिप्तता है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो कैसे वो बचाने की कोशिश कर रही है। तो उसके लेकर के लोगों में एक अलग नाराज़गी है। इस प्रदेश में जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, गैस, पेट्रोल, डीजल, दालें, कुछ भी खाद्य पदार्थ हो, कपड़ा हो, कुछ भी, हर चीज़ को लेकर के जो महंगाई है, तो उसके कारण जो जनता की परेशानी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी। और मैंने इसी चर्चा के शुरुआती दौर में भी इस बात को कह दिया है कि हम सारी सीटों पर बहुत अच्छी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, और एक आध सीटों पर हम पीछे रह सकते हैं, लेकिन इतना साफ है कि वहाँ भी हम अंतर, जो पिछली बार का बड़ा अंतर था, उसको कम करेंगे। बिल्कुल, पर आपसे बातचीत करने से ये निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, और जिसका प्रतिफल चुनाव में आने वाला है। माना इंडिया गठबंधन या कांग्रेस सत्ता में आती है, तो उत्तराखंड के 3 मुद्दे हैं, इस पे क्या आप सामने पर आएंगे? जैसे अंकिता हत्याकांड का बार-बार आपके लोग बार-बार कहते हैं कि अंकिता हत्याकांड के जिसने हत्या की उसका नाम पता है लेकिन बता नहीं रहे, क्या आप उसका खुलासा करेंगे? अंकिता भंडारी हत्याकांड की या मूल निवास मैं आपके चैनल पर कुछ गारंटी देना चाह रहा हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। अच्छा, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। ठीक। दूसरी बात है कि हमारे घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट है कि जो अग्निवीर योजना है उसको समाप्त करेंगे। तीसरी बात जो है, जिस महंगाई से पूरा देश त्रस्त है, उत्तराखंड भी त्रस्त है, उस पर रोक लगाने का काम करेंगे। तो ये 3 गारंटियां मैं आपके चैनल पर दे करके जा सकता हूँ। पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे कि 5 सीटों पे आपकी किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी जिसमें आप गारंटी दे सकते हैं कि इस बार हम जीत करके आ रहे हैं? हम जीत करके आ रहे हैं। इसी चर्चा में 2 बार इस सवाल को लेकर के बातचीत हो गई है। निश्चित तौर पर हम 5 सीटें जीतेंगे, और एक आध सीट पर अगर हम पीछे रहे तो हम वहाँ पिछली बार जैसा अंतर नहीं होगा, वो अंतर बहुत कम होगा। आपको पूरे दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो लोग हैं आपको देख रहे हैं, और आपको देखने वाले भी। और जब मैं आपको बुलाना चाह रहा था तो आपके ही मित्र दुश्मन जो पार्टी है वो कह रहे थे कि अमरिंदर बिष्ट को आपने क्यों बुलाया, वो तो आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, उनका क्या स्तर है? तो आपकी बात को कितने लोग मानेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं जिस पार्टी में मैं जीवन भर कांग्रेस में रहा, पीछे विधानसभा चुनाव को छोड़ करके मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा, और न केवल मैं रहा, मेरा पूरा परिवार और पूरी जब से मतलब मुझे याद है, हम, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, सभी लोग कांग्रेस में रहे। और ठीक बात है कि मैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी के साथ रहा, आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, और धनोल्टी विधानसभा से आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी किया। और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है, मैं आज उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उस पार्टी ने इस देश के भीतर एक नई बात करने की कोशिश की, चाहे वो जनता के हित में जो योजनाएं होती हैं, जिनको मोदी जी रेवड़ी कहते हैं, तो उनको जनता को, गरीब आदमी तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का उन्होंने एक प्रयास किया। उसके अलावा जो शिक्षा को लेकर के उनका काम है, और स्वास्थ्य को लेकर के दिल्ली में जो उन्होंने काम किया, उस मॉडल से मैं प्रभावित रहा। और मुझे लगता था कि यदि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की
सरकार बनती है या आम आदमी पार्टी कोई निर्णायक भूमिका में आती है, तो आज भी मैं ये सपना देखता हूँ कि कोई ऐसी सरकार यहाँ आनी चाहिए जो जो यहाँ के पहाड़ों में स्कूल ठीक कर दे, जो पहाड़ों में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुँचा दे, जो पहाड़ों में जो गरीबी से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने का कुछ काम करे, जो आर्थिक तंगी के कारण और सुविधाओं के कारण जो अपना गांव छोड़ने की उनकी जो मजबूरी है उस पर काम करे। तो मुझको लगता था कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो ये कुछ बुनियादी हल निकलेंगे, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया। मैं भी एक पार्ट था, मैंने भी कोशिश की कि इन सवालों को लेकर के हम आगे बढ़े और जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है कि उस पर फिर बात होना मुनासिब भी नहीं है। तो उसके बाद मैं फिर वापस कांग्रेस में आया हूँ और आज आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हम एक गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के मंच पर हम सब लोग हैं। पर जो आपने अभी सवाल उठाए कि हम उत्तराखंड में स्कूल ठीक करना चाहते हैं, स्वास्थ्य केंद्र ठीक करना चाहते हैं, यहाँ के रास्ते ठीक करना चाहते हैं, यहाँ की जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है उसको ठीक करना चाहते हैं, उनकी फैमिली को ठीक करना चाहते हैं, तो कांग्रेस में रह करके आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे या कर पाएंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस, आप देखेंगे कि कांग्रेस के समय में ही यहाँ विकास के सारे काम हुए हैं। इस प्रदेश की, पहले तो देश के संदर्भ में भी आप कहेंगे तो देश में भी, और देश के बाद फिर उत्तराखंड की भी बात करेंगे तो 2002 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्यमंत्री बने, तो प्रेम भाई आप देखेंगे, आप भी सुदूर पहाड़ी जनपद से आते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपके गांव की जो सड़क बनी होगी या उसका जो लिंक रोड बना होगा, आसपास जो सड़कें बनी होगी, आप अपने मन मस्तिष्क पे जरा सोचिए और कल्पना कीजिए कि वो किस समय वो सड़कें बनी। तो निश्चित तौर पर आपको जवाब मिलेगा कि वो 2002 और 2007 के बीच जो सरकार थी, उस समय सारी सरकारें इस प्रदेश में बनी। सारे जो अवस्थापना के कार्य थे, नया राज्य बना था, आधारभूत जो ढांचागत विकास जो होना था वो उस समय कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ। और आज स्थिति ये है, उसके बाद की स्थिति ये है कि पिछले 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आप देखेंगे कि गड्ढे तक नहीं भर पा रहे वो जो सड़कें बनी है, उनका जो उस समय कच्ची सड़कें बनी थी आज उनको पक्का तक नहीं कर पा रहे हैं। तो उत्तराखंड को पूरा मतलब विकास के रूप में एक आकार देने का जो काम किया वो कांग्रेस की सरकार ने किया। विद्यालय से लेकर के, स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर के, सड़क से लेकर के, सामुदायिक विकास से लेकर के, ग्रामीण विकास से लेकर के, जितने भी काम हो सकते थे उस पर पूरा फोकस कांग्रेस की सरकार ने किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जनता ने अवसर दिया तो हम उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में मतलब आधुनिक क्लस्टर स्कूल से लेकर के, अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर के, और तमाम जो पहाड़ के व्यक्ति की जो चिंता है उस चिंता का निवारण करने के लिए जो चीज़ें शहरों में केंद्रित है, उनको गांव के हिस्से की चीज़ें गांव में स्थापित होंगी। इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बिल्कुल। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में जैसे बड़ा पॉपुलर है कि इतने 100 पार, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कितने 100 पार है? आप इसका कुछ वादा या दावा कुछ कर सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन बहुत कंफर्टेबल, बहुत आराम से सरकार बना रहा है, पहली बात ये है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि इतने 100 पार का दावा तो वही करते हैं कि जिनको अहंकार हो गया है, जिनको ये लगता है कि जनता को उन्होंने खरीद लिया है, जिनको ये लगता है कि जनता कुछ नहीं है, मतलब वो ये सोच करके चल दिए कि 400 पार। तो हमको तो ऐसा भी लगता है कि कहीं उन्होंने जिस तरीके का उनका स्वभाव है, जिस तरीके से उनकी छवि है, कहीं उन्होंने ये तय तो नहीं कर लिया है, जिस तरीके से आप चुनाव आयोग का आंकड़ों को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल रिट दायर है, उस पर बात हो रही है। पर आप देख रहे हैं कि 11 दिन बाद चुनाव आयोग बता रहा है कि अब इतना % वोट बढ़ गया है। तो 11 दिनों तक क्या चुनाव आयोग मतलब कुंभकर्णी नींद में सो रहा था? तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनके कुछ छेड़छाड़ और कुछ दूसरे जो ये हथकंडे अपनाते हैं उसको लेकर के भी ये 400 पार का नारा दे रहे हों। लेकिन कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि ये हम गलत समझ रहे हो, ये कहना चाह रहे हो कि पेट्रोल 400 पार, दालें 400 पार, राशन 400 पार,
हर चीज 400 पार, तो मुझे लगता है कि उसको लेकर के कह रहे हैं। रेट मतलब जी जी वस्तुओं जी, की रेट ये 400 महंगाई मतलब महंगाई 400 गुना पार, कहने का मतलब ये है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, उसका अर्थ ये भी हो सकता है। ओहो, तो ये तो पर जनता से एक सवाल बार बार आ रहा है जी कि कांग्रेस भाजपा या जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, उन्होंने भी इस समय चुनाव में कोई खास काम नहीं किया है और सरकार की तरफ से भी कोई खास काम नहीं किया है। इसलिए इस समय जो चुनाव का जो मतदान जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा नीचे घटा है। उत्तराखंड में तो 57 पॉइंट कुछ मतदान हुआ है। इसका आप क्या मानें? क्या आपकी पार्टी के लोग घर घर चुनाव प्रचार करने नहीं गए या दूसरी पार्टी के लोग नहीं गए? पिछले 10 सालों से मोदी जी ने जो सपना दिखाया उत्तराखंड या पूरे देश की जनता को, जी। क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत है वो न केवल उत्तराखंड में बल्कि एक आध राज्यों को छोड़ करके हर राज्य में गिरा है। तो इसके पीछे का सिंपल यही कारण है कि आपने वोट मांगा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने वोट मांगा था कि हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, आपने जनता को अलग अलग तरह से सपने दिखा करके वोट मांगा था, और उसके बाद आपने किया क्या? आपने आपने कोई भी काम नहीं किया, बल्कि ऐसे काम किए जिससे जो है जनता को परेशानी ही हुई। तो उसके बाद अब जनता को मोदी सरकार पर कोई भरोसा रहा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस समय मोदी सरकार को वोट डालने नहीं जाना है। और यहाँ तक कि उनके जो कार्यकर्ता है उनको भी जनता के बीच में लोगों की बातें सुनने को मिल रही है, जो नाराज़गी सरकार को लेकर के वो सुनने को मिल रही है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, अब हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। तो ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कह दी, दरअसल वो जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस बात को समझ चुका है कि मोदी जी इस देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, इस देश में जो काम करने चाहिए थे वो काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मोदी के नेतृत्व में वो सरकार बने। तो इसलिए भी मतदान का प्रतिशत हो सकता है कि कम हुआ है। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता और उन कांग्रेस गठबंधन को समर्थन करने वाले तमाम लोगों ने घर से निकल करके वोट किया है, और 4 तारीख को ये दिखेगा आज। अच्छा, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि जब आप पब्लिक के बीच में प्रचार करने जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप नाराज हैं तो नोटा दबा दीजिए? नोटा का प्रचार आप लोग कोई नहीं करता, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, नोटा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई नाराज है, मान लिया जाए प्रेम भाई आप वर्तमान सरकार से नाराज हैं, तो उस सरकार को पनिश करने के लिए तो आपको जो उस सरकार के खिलाफ जो मजबूत है उस कैंडिडेट के साथ जाना चाहिए। तो नोटा कोई विकल्प नहीं है। हम ये कह रहे हैं देश भर के भीतर जा करके, मान लिया जाए संविधान की ही हम बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये असफल रही है, ये नाकाम रही है ये सरकार, तो आप हमको वोट दीजिए, हम अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और जनता भी इस बात को जान रही है, जनता इस बात को समझ रही है। नहीं, तो पिछले 10 साल में इन्होंने सच बोला? वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार माफ किया जा सकता है। नहीं, सच बोला या झूठ बोला? झूठ बोला, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि इनका जो झूठ है वो एक बार चल सकता है, और इस देश में वो झूठ 2 बार चल गया है। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए हम कह रहे हैं कि तीसरी बार अब जनता इनके झूठ के मतलब झांसे में आने वाली नहीं है। तो इस बार जो हाल आसाराम का हुआ वो झांसाराम का भी होगा, ये तय है। थैंक यू सो मच अमरिंदर बिष्ट जी। और जैसे आपने कहा कि बहुत झूठ बोला पिछले 10 सालों में, और झूठ का जो रिजल्ट आएगा वो 4 तारीख को आएगा। अगली कड़ी में हम ऐसी किसी और शख्सियत से आपसे मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।